नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वो दिन भी दूर नहीं जब हम दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी के तीसरे पायदान पर होंगे। लेकिन भारत की ये तरक्की विदेशी ताकतों को रास नहीं आ रही। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के बढ़ते बाजार में सेंध लगाने की कोशिश लगातार जारी है। आज बात एक बड़ी खबर की, एक ऐसे झटके की जिसने भारत के तेजी से बढ़ते शेयर बाजार को हिलाने की कोशिश की। विदेशी कंपनी जेन स्ट्रीट पर आरोप है कि उसने भारत के निवेशकों और मार्केट सिस्टम का फायदा उठाकर अरबों रुपए कमाए, वो भी ऐसे तरीके से जो अब सवालों में। दरअसल कहानी सिर्फ किसी एक कंपनी की कमाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी मार्केट की पारदर्शिता, छोटे निवेशकों की सुरक्षा और भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसे का भी सवाल है। आज के इनसाइड आउट में हम आपको दिखाएंगे इस विदेशी फर्म या कहें कि इस अमेरिकी फर्म का पूरा सच। जेन स्ट्रीट की एंट्री से लेकर मुनाफे के खेल तक और फिर सेबी की बड़ी कार्रवाई तक। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह मामला है भारत के निवेशकों की मेहनत और एक विदेशी कंपनी के हेरफेर के बड़े मुनाफे का। आज इनसाइड आउट में विस्तार से बात होगी जेन स्ट्रीट, ये क्या है और कहां से है। जेन स्ट्रीट ने भारत में किस तरह एंट्री की, कैसे मुनाफा कमाया, जेन स्ट्रीट ने एनएससी प्लेटफॉर्म पर किस तरह से ट्रेडिंग की, सेबी को कब और कैसे पता चला कि जेन स्ट्रीट गड़बड़ी कर रहा है, जेन स्ट्रीट फ्रॉड में अब तक की जांच में कौन कौन से ठोस सबूत मिल चुके हैं। क्या यह मामला सिर्फ जेन स्ट्रीट तक सीमित है या फिर विदेशी फर्म भी इसमें शामिल हो सकती है? क्या जेन स्ट्रीट पर दुनिया के और देशों में भी इसी तरह के आरोप लगे हैं? भारत में निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी आगे क्या कदम उठाने जा रहा है? क्या एनएससी की सिस्टम मॉनिटरिंग में इस तरह के मैनिपुलेशन को लेकर पहले इसे पकड़ा नहीं जा सकता था? आगे एनएससी किस तरह से ऐसे मामलों को रोकने में बदलाव करने वाला है? क्या जेन स्ट्रीट जैसी विदेशी कंपनियों की रणनीति भारत की तरक्की को धीमा करने की कोशिश? क्या इस तरह की कंपनियां भारत में सिर्फ मुनाफा ले जाती है, टैक्स नहीं देती? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जिसे HFT कहा जाता है, उससे छोटे निवेशकों को कैसे नुकसान होता है? क्या भारत का मार्केट इस वक्त विदेशी कंपनियों के लिए बहुत ओपन है? क्या हमें अपने मार्केट रूल्स कड़े करने की आवश्यकता है? छोटे निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म्स की स्ट्रेटजी भारत जैसे उभरते देशों में क्यों ज्यादा आक्रामक होती है? भारत के मार्केट पर बार बार उंगली क्यों उठाई जाती है, जबकि अमेरिका हो या फिर यूरोपियन मार्केट में गिरावट को नेचुरल करेक्शन कहकर छोड़ दिया जाता है? भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो क्या ये गड़बड़ियां इसलिए क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत कुछ देशों को हजम नहीं हो पा रही? इन तमाम सवालों का आज आपको पूरा विश्लेषण हम देने वाले हैं। इनसाइड आउट में टटोलेंगे इन तमाम पहलुओं को। एक लंबी फहरिस्त है, अगले आधे घंटे में इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे ये आ रही है। और इस टाइम पे कह लो शेयर मार्केट जो है कवरेज हमारी ज़्यादा है इंडिया की, तो वो देख नहीं सकते या टॉलरेट नहीं हो रहा है कि हम इतना आगे जा रहे हैं। तो या कह लो ज़्यादा स्कोप यहाँ पे, दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम दिस कंट्री एज कम्पेयर टू देयर ओन कंट्री। तो इसलिए कह सकते हो ऐसा करने से अब कह लो कि ट्रिलियन अमाउंट में जो प्रॉफिट्स वो यहाँ से लेके जा रहे हैं, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा था। तो अगर वो हमारी कंट्री में रहता तो हमारी इकोनॉमी के लोग प्रोग्रेस करते, हमारा जीडीपी बढ़ता, हमारा जीएनपी बढ़ता। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जेन स्ट्रीट का बैकग्राउंड है क्या। बैकग्राउंड चेक जरा हो जाए। जेन स्ट्रीट कैपिटल एक ग्लोबल ट्रेडिंग अमेरिकन फर्म है जिसकी शुरुआत साल 1999 में न्यूयॉर्क में हुई थी। खास बात यह कि यह कंपनी पूरी दुनिया में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी कि HFT और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के लिए जानी जाती है। सीधे शब्दों में अगर समझें तो यह कंपनी कंप्यूटर एल्गोरिदम, तेज सॉफ्टवेयर और गणितीय मॉडल का इस्तेमाल करके पल पल बदलते शेयर दामों में मुनाफा कमाती है। आज जेन स्ट्रीट की मौजूदगी अमेरिका, यूरोप, एशिया
और कई बड़ी मार्केट्स में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में इस कंपनी ने $17 ट्रिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम हैंडल किया था। 2023 में इसका नेट ट्रेडिंग रेवेन्यू $10.6 बिलियन रहा। यानी ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि वॉल स्ट्रीट की सबसे ताकतवर ट्रेडिंग फर्म्स में गिनी जाती है। चलिए बात जरा इसकी भारत में एंट्री की हो जाए। भारत में जेन स्ट्रीट की कहानी शुरू होती है दिसंबर 2020 से, जब इस कंपनी की पहली यूनिट भारत में खोली गई। भारत का शेयर बाजार भी उस दौर में तेजी से बढ़ रहा था। भारत में डीमैट खातों की संख्या जो 2019 में सिर्फ 3.6 करोड़ थी, वो अब यानी 2025 तक पहुंचते पहुंचते 19.4 करोड़ हो जाती है। यानी बाजार में खुदरा निवेशकों, रिटेल इन्वेस्टर्स का सैलाब सा आ गया। HFT कंपनियां बस इसी मौके की तलाश में तो होती है। यही वो मौका था जब जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियों को लगा कि भारत उसके लिए सोने की खान बन सकता है। मोस्टली जो लोग हैं इंडिया में, उनको पता है कि भाई एक स्टॉक और एक ट्रेड ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो बहुत सारा एक साइड इनकम मैं कहता हूँ कि वो उनको मिलती है। तो इसमें स्टॉक मार्केट में देखिए दो टाइप का है, एक तो आप कैश फ्लो है और एक इंट्राडे ट्रेड जिसे हम बोलते हैं। सो कैश में हम एक जैसे स्टॉक परचेज कर लिया तो वो हमारा स्टॉक हमारा हो जाता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेड में हम क्या करते हैं कि भाई स्टॉक को हमें सीधा जब परचेज करना होता है और सेम डे ही हमें उसको सेल करना होता है। तो ये जानी स्ट्रीट जब देख लेते कि देखिए इंडिया एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है और लोगों को पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा वो है, जिसमें कहते हैं ना कि एक साइड जो है पोटेंशियल बहुत देखा है अमेरिकन्स ने। तो ये देख कर के भी जो मार्केट है तभी अमेरिकन्स ने इंडिया को टारगेट किया। टारगेट नहीं, एक प्रैक्टिस है, बिजनेस प्रैक्टिस है। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच जेन स्ट्रीट में भारत में भारी मुनाफा कमाया गया। सिर्फ जनवरी 2023 से लेकर 2025 के बीच में कंपनी ने करीब 36,500 करोड़ रुपए कमाए, यानी $4.3 बिलियन। कुछ रिपोर्ट्स इस आंकड़े को $5 बिलियन तक भी बताती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा इसमें जुड़ा हुआ है। और अब जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि कंपनी ने इस मुनाफे का बड़ा हिस्सा मैनिपुलेशन करके कमाया है। सेबी ने इस मामले की जांच की और यह बताया कि कंपनी की ओर से बैंक निफ्टी इंडेक्स की एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग में गड़बड़ियां की गई। ऐसे ट्रेडिंग पैटर्न्स देखे गए जो सर्कुलर ट्रेडिंग जैसे लगते हैं, यानी कीमतों को जानबूझकर ऊपर और नीचे किया गया ताकि निवेशक उलझ जाएं और कंपनी मुनाफा कमा पाए। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग दो तरीके से होती है। एक तो कैश में ट्रेडिंग होती है। कैश के ट्रेडिंग का अर्थ होता है जब आप शेयर खरीद के और आपके डीमैट अकाउंट में हो जाते हैं। एक दूसरी ट्रेडिंग को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आते, एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है। अब इस डेरिवेटिव में भी दो तरीके की होती है, एक फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं, एक ऑप्शंस ट्रेडिंग कहते हैं। तो जेन स्ट्रीट ने क्या किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वो पोजीशन सुबह क्रिएट कर देते थे और इसको हम कॉल और पुट ऑप्शन कहते हैं। मान लीजिए उन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदा तो वो तेजी पे करते थे और उसके बाद वो शेयर खरीद लेते थे कैश मार्केट से, तो उसकी कीमत जब आप खरीदेंगे तो कीमत बढ़ जाती थी और शाम को वो अपनी जो कॉल ऑप्शंस होती थी उनको स्क्वायर ऑफ कर देते थे या कैश की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते थे। ऐसे ही पुट ऑप्शन होती है। पुट ऑप्शन में आप गिरने की उम्मीद करते हैं तो वो क्या करते थे, सुबह सेल कर देते थे और शाम के टाइम उसको ऑप्शंस के जरिए प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ा के प्रॉफिट बुक कर लेते थे। तो इस प्रकार उन्होंने काफ़ी मुनाफा कराया। एक जो सेबी ने उनका अकाउंट सीज किया उसमें 4,000 करोड़ थे, पर ऐसा माना जाता है कि कुल मुनाफा उनका 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ उनको पता है कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। उनको ये बोलो कि जब हम आपको डॉलर्स में कमा के पैसा देंगे तो लोग यही सुन के बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जेनी स्ट्रीट ने करा क्या है कि एक मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिस थी जहां इन्होंने बेसिकली ऐसे नहीं कि कस्टमर को अप्रोच, इन्होंने इनकी जो ट्रेड प्रैक्टिस थी, मॉर्निंग में इन्होंने डेरिवेटिव्स में जाके बहुत हाई परचेजिंग करके मार्केट को एकदम अप कर दिया, प्राइस एकदम राइज हो गए। स्टार्ट हुआ HDFC बैंक से। इनको पता था 3% HDFC बैंक के शेयर उस दिन डाउन है, तो उन्होंने बैंक्स के जितने भी शेयर्स थे, जो 12 जो जिन शेयर्स की मैं बात बता रहा हूं, वहां पे इन्होंने इतना पैसा डंप करके एकदम ऊपर निफ्टी बैंक को ऊपर कर दिया।
तो लोगों को लगा कि भाई बड़ी परचेजिंग हो रही है, उन्होंने भी इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर दिया। इवनिंग में उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया, वही प्राइस डाउन आ गई। तो कितने लोगों ने हाई प्राइस पे जो शेयर खरीदा उनको लॉस हुआ। अब एक नजर भारत के शेयर बाजार और निवेशकों के हाल पर भी डालते हैं। दिसंबर 2024 तक एनएसई का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपयों की अगर बात करते हैं तो 438.9 लाख करोड़ यानी कि लगभग 5.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। एनएसई पर इस समय 2671 कंपनियां लिस्टेड हैं। जनवरी 2025 तक एनएसई पर 11 करोड़ से ज्यादा यूनिक निवेशक रजिस्टर्ड हो चुके थे। 2025 में डीमेट खातों की संख्या भारत में 19.24 करोड़ हो गई। खास बात यह कि 4.1 करोड़ नए खाते सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में खुले। इस दौरान खुदरा निवेशकों की हालत खराब रही। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग में छोटे निवेशकों ने मिलकर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाया। यानी जब आम आदमी अपनी पूंजी डुबो रहा था, ठीक उसी वक्त जेन स्ट्रीट जैसे बड़ी निवेशक, बड़ी विदेशी कंपनियां यहां से हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा समेट रही थी। और जब सेबी ने इसकी पोल खोली तो पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। देखा जाए तो हमारा 91 ऑनवर्ड्स इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही है वो लिबरलाइज रही है। पहले हमारे पास प्रॉब्लम थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सेट किया। हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और सो दैट कि इकोनॉमी हमारी ग्रो करे। तो मेन इनका पर्पस तो हमने ही लिबरलाइज किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें। बट अब ये इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, बट जो ये मैन्युपुलेशन कर रहे हैं ये सही नहीं है। प्राइमा फेसी सेबी ने इस मैटर के ऊपर नोटिस इशू किया है एंड उसको उस नोटिस के जवाब में जेन स्ट्रीट ने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सेबी के पास डिपॉजिट किया है और अपना रिप्लाई भी फाइल किया है, जिसमें इन्होंने इन सब एलिगेशंस को नकारा है। बट जब तक कि सेबी की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती, ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये एक्चुअल में कोई फ्रॉड हुआ है या विदेशी ताकतें भी साबित है। इस मामले में सेबी ने अब तक जांच में क्या पाया और क्या एक्शन हुआ है उसके बारे में भी आपको समझना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी जानकारी की। भारतीय बाजार से विदेशी फर्म्स को हो रहे इस बड़े मुनाफे की खबर जब बाजार नियामक तक पहुंची तो फौरन इस पर एक्शन लिया गया। सेबी ने इस पूरे मामले पर बड़ा कदम उठाया। जांच में सामने आया कि जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक्सपायरी डे मैनिपुलेशन किया, यानी कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस तीनों का इस्तेमाल करके इंडेक्स को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश की गई। कई ऐसे ट्रेड सामने आए जिन्हें देखकर साफ समझ में आया कि कीमतों को आर्टिफिशियल तरीके से घुमाया गया। सेबी ने कहा कि ऐसे पैटर्न सर्कुलर ट्रेडिंग जैसे दिखते हैं। अब तक की जांच में सेबी ने जेन स्ट्रीट के करीब 4,843 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया, यानी कंपनी भारत में कमाए मुनाफे का बड़ा हिस्सा फिलहाल उस पर हाथ नहीं डाल पाएगी। देखिए, जब लगातार कोई इन्वेस्टर, जेन स्ट्रीट हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग फर्म है, विदेश की है, भारत की नहीं है, लगातार कोई इन्वेस्टर एक ही पैटर्न से डेली मार्केट मंडे से फ्राइडे तक खुलती है, तो सेबी क्या करता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी पर नजर रखता है। तो वो देखता है कि एक ही पैटर्न पे जब एक निवेशक रोज सुबह कुछ खरीद लेता है कैश में और उधर ऑप्शंस में खरीद लेता है, उसके बाद मार्केट बंद होने पर उसको बेच देता है। जब डेली ऐसा ही होता रहा और सेबी को ये भी पता लग जाता है कि कौन कितना मुनाफा कमा रहा है, तो जब एक ही पैटर्न पे लगातार, और हैरानी की बात यह है कि सेबी ने उनको बीच में वार्निंग भी दी कि आप ये काम कर रहे हैं, इससे छोटे निवेशकों का नुकसान होता है क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट हो जाती है। आपके बढ़ाने से मार्केट आर्टिफिशियली बढ़ जाती है, लोग सोचते बढ़ गई, लोग उस शेयर को खरीद लेते हैं, आप शाम को बेच देते हैं, कीमत गिर जाती है, लोगों को नुकसान हो जाता है, आप मुनाफा कमा के बाहर आ जाते हैं। तो सेबी ने उनको वार्निंग दी और वार्निंग देने के बाद उन्होंने उनको अलर्ट किया, पर उन्होंने बात नहीं मानी। अंततः सेबी को एक्शन लेना। यह पहली बार है कि भारत में किसी विदेशी ट्रेडिंग फर्म पर इतनी सख्त कार्रवाई हुई हो। इस एक्शन के साथ यह संदेश भी है कि अगर कोई कंपनी भारतीय निवेशकों की कीमत पर खेल खेलेगी तो सेबी उसे कतई बख्शेगा नहीं। इस पूरे मामले में जेन स्ट्रीट की ओर से क्या कहा गया वो भी आपको बताते हैं। जेन स्ट्रीट का कहना है कि सेबी ने जो उन पर आरोप लगाया वो पूरी तरह से गलत है।
उनकी ट्रेडिंग को गड़बड़ बताना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो एक जगह से महंगा खरीद कर दूसरी जगह सस्ता बेच रहे थे, जो ट्रेडिंग की सामान्य तकनीक है। कंपनी का यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार सेबी और एनएससी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। वो कहते हैं कि हमने अपनी ट्रेडिंग में कई बदलाव भी किए थे ताकि रेगुलेटर की चिंता दूर हो, लेकिन हमें सुना ही नहीं गया। जेन स्ट्रीट की ओर से सेबी की सख्ती को भड़काऊ भाषा का नाम दिया गया। कंपनी का कहना है कि रेगुलेटर के साधारण हेजिंग, जिसे रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है, इसे धोखाधड़ी जैसा दिखाया गया। सेबी के एक्शन के बाद कंपनी ने करीब 4,843 करोड़ रुपए एक एस्क्रो खाते में जमा कर दिए, क्योंकि सेबी ने इसे गैर कानूनी कमाई बताया था। लेकिन जेन स्ट्रीट का कहना है कि उन्होंने ये पैसा सिर्फ बैन हटाने के लिए जमा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है। कंपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। जेन स्ट्रीट ने सेबी से समय मांगा है, कहा है कि औपचारिक जवाब तैयार करने के लिए उन्हें ज्यादा समय की आवश्यकता है। सेबी से सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं ताकि वो अपनी सफाई अच्छे तरीके से दे पाए। शुरू से पकड़े जाना वाला मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ट्रेडिंग पर से जो कर रहा था जेन स्ट्रीट, उसमें कुछ इलीगल नहीं था, वो कानूनी तौर पे उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। सिर्फ एक ट्रेडिंग पैटर्न ऐसा था जो कि छोटे निवेशकों का नुकसान पहुंचाने वाला था, क्योंकि आप जब डेरिवेटिव और कैश को मिक्स करके, इसको हेजिंग कहते हैं, आप एक में खरीद के दूसरे से बेच रहे हैं, दूसरे से खरीद के उसमें बेच रहे हैं। आम निवेशक भी करता है, पर छोटा निवेशक मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर पाता। आप जैसी प्राइस हो रही है उसके साथ आप बह जाते हैं, पर ये है जो उस भाव को कंट्रोल करते हैं। बस यही फर्क है। और मुझे लगता है मॉनिटरिंग सिस्टम सेबी ने जब देखा, काफी समय तक उनको वार्निंग भी दी गई, मॉनिटरिंग में आया ये, उसको वार्निंग जब उन्होंने नहीं सुना तो सेबी को एक्शन लेना पड़ा। आगे भी कोई अगर इस प्रकार का प्रयास करता है, मुझे लगता है इस केस से उसको सबक मिल जाना चाहिए, और मुझे नहीं लगता भारतीय अर्थव्यवस्था में इसमें कोई विशेष अंतर पड़ेगा। अब समझते हैं जेन स्ट्रीट का ग्लोबल ट्रैक रिकॉर्ड है क्या। जेन स्ट्रीट कैपिटल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। साल 2000 में न्यूयॉर्क में शुरू हुई ये कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स में से एक है। ये कंपनी अमेरिका, लंदन, हांगकांग और सिंगापुर जैसे वित्तीय हब्स में काम करती है। साल 2020 तक के आंकड़े अगर निकालते हैं तो वो आंकड़े क्या कहते हैं वो जरा जान लेते हैं। जेन स्ट्रीट का ट्रेडिंग वॉल्यूम रोजाना $17 ट्रिलियन से भी ज्यादा तक पहुंच चुका है। यानी ये कंपनी हर सेकंड में इतने बड़े सौदे करती है जितना किसी एक देश का एनुअल बजट भी नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी भारत के मार्केट में आकर क्यों फंसी? तो जवाब ये कि ग्लोबल लेवल पर भी इसका नाम विवादों में रहा है। कई बार इस पर मार्केट मैनिपुलेशन और डार्क पूल ट्रेडिंग के आरोप लगते रहे हैं, यानी गलत तरीके से मार्केट को अपने हिसाब से चलाना। अब इस पूरे केस को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसे सैम बैंकमैन फ्राइड और उसके FTX घोटाले से भी जोड़कर जरूर देखें। सैम बैंकमैन फ्राइड, जिसने क्रिप्टो एक्सचेंज FTX बनाया था, वो भी शुरू से जेन स्ट्रीट का ही ट्रेडर था। सैम ने 2014 से 2017 तक जेन स्ट्रीट में काम किया। उसने वहीं से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और आर्बिट्रीज की टेक्निक सीखी। बाद में वही टेक्निक उसने FTX में लगाई और देखते ही देखते अरबपति बन गया। लेकिन जब उसका सिस्टम ऑफ ट्रस्ट टूटा तो $32 बिलियन की कंपनी ढह गई और उसे फ्रॉड केस में जेल जाना पड़ा। यानी जेन स्ट्रीट जहां ट्रेडिंग के नाम पर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाती रही, वही ये काम करने वाले सैम बैंकमैन फ्राइड ने इस टेक्निक को क्रिप्टो में इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कर दिया। अब अगर भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इस तरह के केस उनके दिमाग पर सीधा असर डालते हैं। एक आम निवेशक सोचता है कि वो सिप या डायरेक्ट इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डाल रहे हैं, लेकिन जब खबरें आती है कि कोई विदेशी कंपनी सिस्टम से खेलकर अरबों का मुनाफा कमा गई तो उसके दिमाग में एक असुरक्षा जरूर बैठती है। जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियों के ये फ्रॉड ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि देश की इकोनॉमी पर भी लाजमी तौर पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक मार्केट की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं।
जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियों पर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि ऐसी कंपनियां वैके-मोल की तरह काम करती है। इस खेल में मोल यानी कि एक कैरेक्टर एक छेद से निकलता है और खिलाड़ी उसे हथौड़े से मारने की कोशिश करता है। एक को मारो तो दूसरा दूसरे छेद से तुरंत निकल आता है। भारत के रेगुलेटर्स के लिए जेन स्ट्रीट भी वैसा ही मोल साबित हुआ। जैसे ही सेबी ने एक गड़बड़ी पकड़ी, कंपनी ने स्ट्रेटजी बदल ली। जैसे ही एक ट्रांजैक्शन पर रोक लगी, दूसरी जगह से नया पैटर्न शुरू हो गया। यानी रेगुलेटर हमेशा रिएक्टिव पोजीशन में रहा, जबकि कंपनी हर चाल प्रोएक्टिव तरीके से खेल रही थी। इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो सेबी अभी तक कुछ मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट अब रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू की हैं। और इवन अब कई जो एल्गोरिदम्स और या मैथमेटिकल मॉडलिंग हो रही है जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएं। और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अराउंड 10 मिलियन रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं जो लॉसेस में जा रहे हैं, और कह सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 10 रिटेल इन्वेस्टर्स इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस में जा रहे हैं। सो प्रॉफिट किसे जा रहा है? जेनी जैसी कंपनीज को। सो अब जो मेरा सजेशन है ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म डिफरेंट होना चाहिए, और जो इतने लार्ज स्केल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अभी तक ओपनली एनएससी ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है कि वो कैसे बदलाव करेंगे। हो सकता है कि उनके बदलाव टैक्स बेस पे हों, कि जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो दे हैव टू पे मोर टैक्सेस। एंड इवन जेनी का जो रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि दे आर फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक्स। सो बट जो भी उनका कैपिटल गेन हो रहा है, सो वो गेन जो टैक्स है वो अपनी कंट्री में पे करेंगे। सो उसका रिकॉर्ड नहीं है। सो वेदर दे आर पेइंग टैक्सेस अप्रोप्रिएटली और नॉट। सो फ्यूचर में एनएससी जो है टैक्सेस के थ्रू इनको रेगुलेट कर सकता है। इस पूरे मामले में एक और बात जो चौंकाने वाली सामने आ रही है वो ये कि डेटा एक्सेस कैसे मिला। सवाल ये कि क्या जेन स्ट्रीट, सिटाडेल, मिलेनियम, सस्क्यूहेना, ये तमाम कंपनियां एनएससी की एक सब्सिडरी से ऐसा डेटा उन्हें मिला जो आम ट्रेडर्स को नहीं मिलता। इस डेटा में शामिल है क्लाइंट के प्रकार, जिसे क्लाइंट टाइप आईडी कहा जाता है, छुपे हुए ऑर्डर्स की मात्रा, स्टॉप लॉस लेवल, ये तमाम चीजें। और इस पर भी सवाल है कि डेटा तक कैसे पहुंचे। ऐसे डेटा से किसी भी हेज फंड या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी को सीधे फायदा मिलता है, क्योंकि इससे उन्हें सामान्य निवेशकों की रणनीति की पूरी तस्वीर साफ दिखाई देने लगती है। मतलब जब आम रिटेलर ट्रेडर बाजार में अनुमान लगाते हुए ट्रेड कर रहे होते हैं, तब इन बड़ी कंपनियों के पास उनके हर कदम की जानकारी पहले से मौजूद रहती है, जिससे वो सेकंड्स में मार्केट को मात दे सकते हैं। सबसे खास बात यह कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में ऐसा डेटा बेचना या खरीदना सीधे सीधे मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग की श्रेणी में आता है, जो कि बेहद गंभीर अपराध है। अमेरिकी सिक्योरिटीज कानून यानी SEC रेगुलेशन इस तरह की किसी भी गतिविधि को न सिर्फ प्रतिबंधित करता है, बल्कि दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा भी तय करता है। भारत में भी यह मुद्दा अब पारदर्शिता और निवेशकों के भरोसे से जुड़ चुका है। अगर जांच में यह साबित हो गया कि इन विदेशी कंपनियों को एक्सचेंज की सब्सिडरी से प्रिविलेज डेटा मिला था, तो ये ना सिर्फ भारतीय बाजार की साख पर सवाल उठाएगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि किस तरह बड़ी फर्म्स सिस्टम का फायदा उठाकर छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाती है। फिलहाल रेगुलेटरी एजेंसियों की जांच जारी है और निवेशक समुदाय इस नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आरोप साबित होते हैं तो ये भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी पारदर्शिता से जुड़ी चुनौतियों में से एक होगा। अमेरिका और यूरोप में भी जब जब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गो फ्रॉड के केस सामने आए हैं, तो वहां तुरंत सख्त नियम लागू हुए। जैसे FTX घोटाले के बाद अमेरिका ने क्रिप्टो एक्सचेंज की ऑडिटिंग अनिवार्य कर दी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने 2021 में एल्गो टेस्टिंग सैंडबॉक्स बनाया, ताकि कंपनियां पहले सिमुलेशन में टेस्ट करें, फिर असली ट्रेड करें। जेन स्ट्रीट ही नहीं, भारत के बाजार ने इससे पहले भी निवेश फ्रॉड के कई मामले देखे हैं, जिनसे छोटे बड़े सभी निवेशक प्रभावित हुए। 1992 में हुआ हर्षद मेहता स्कैम। ये करीब
4,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें बैंक रसीदों का गलत इस्तेमाल कर शेयर्स की कीमतों को पूरे तरीके से कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया। इसके बाद केतन पारेख स्कैम केस 1999 से 2001 के बीच ये पकड़ में आया, जो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का था। इससे पहले आपको बता दें कि केटन स्टॉक्स को पंप डंप किया गया। पंप डंप मतलब पहले इन कंपनियों में पैसा लगाकर कीमतें बढ़ाई गई, फिर मीडिया और अफवाहों से लोगों को आकर्षित किया गया और आखिर में शेयर बेचकर बाहर निकल गए। 2009 में हुआ सत्यम घोटाला करीब 7,000 करोड़ का अकाउंटिंग फ्रॉड था, जिसमें कंपनी के मुनाफे फर्जी दिखाए गए। वहीं विदेशी फर्मों की बात करें तो अमेरिकी कंपनी एनरॉन का महाराष्ट्र में दाभोल प्रोजेक्ट भारत में हजारों करोड़ के नुकसान का कारण बना। करार ऐसे बनाए गए जिसने बिजली की कीमतों को जबरदस्त ऊंचा रखा। जब अमेरिका में एनरॉन का अकाउंटिंग घोटाला फूटा, तब भारत का यह प्रोजेक्ट भी बंद हो गया और भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। यानी भारत को विदेशी फर्म के फ्रॉड का सीधा नुकसान झेलना पड़ा। PwC, जो कि एक विदेशी ऑडिट फर्म थी, 2009 के सत्यम घोटाले में फंसी। फर्म ने कंपनी के झूठे अकाउंट का सालों तक वो पकड़ में नहीं आए। जब सत्यम घोटाला सामने आया तो PwC पर सवाल खड़े हुए कि क्या उसने जानबूझकर आंखें मूंदी। सेबी ने PwC इंडिया पर बैन लगा दिया था। ब्रिटिश बैंकों की अगर बात करें तो ब्रिटिश बैंक HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर पर भारत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। RBI और ED ने इन्हें पकड़कर जुर्माने लगाए। यहां विदेशी फर्मों ने भारत को एक हब की तरह इस्तेमाल किया था। मैं रेफरेंस दूंगा 1992 में जो एक बहुत बड़ा इंडिया में स्टॉक स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता केस हुआ था, ठीक है, जहां पे भी ऐसे ही स्टॉक का मैनिपुलेशन किया था। वो एक सबसे बड़ा स्टॉक स्कैम है हमारी इंडियन मार्केट का। तो अब क्या होता है, टाइम के साथ लोग भूल जाते हैं। 92 का टाइम और आज देखिए 2025 में इतने सारे यंगस्टर्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो इस ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है। किसी 90s में बोलते थे ये कंप्यूटराइज्ड है, तो लोग कंप्यूटर का नाम सुन के बहुत खुश होते थे कि भाई कंप्यूटराइज्ड है तो बड़ा हाईटेक होगा। अब जो नया टर्म यूज कर रहे हैं, AI यूज कर रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम आपको बहुत सारा पैसा कमा के देंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, फटाफट आपके एल्गोरिथम्स लिखता है और ये आपको वो सब पता चल जाता है कि अब आपको कैसे करना है। तो ये टेम्पटेशन है, लोगों को लगता है अच्छा ये कंपनी AI यूज कर रही है, चाहे उनको ना पता हो कि AI है क्या, लेकिन ये सब एक मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं। इंडियन इक्विटी मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में काफी पोटेंशियल है और हमारा विजन भी है कि हम 2047 तक एक डेवलप इंडिया बन सके, राइट। तो इसके माध्यम से जो काफी विदेशी ताकतें वो नहीं चाहती कि इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बने, इसकी वजह से वो इंडिया स्टॉक मार्केट के ऊपर उंगली उठाते हैं। बट जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट है और उसका भविष्य उज्जवल है और मुझे बड़ी खुशी है कि जब ये मामला संज्ञान में आया तो स्टॉक मार्केट में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसीलिए भारत के लिए जेन स्ट्रीट केस सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केटिंग में उसकी क्रेडिबिलिटी का टेस्ट भी है। अगर भारत सख्त कदम नहीं उठाता तो दुनिया में यह मैसेज आएगा कि यहां का रेगुलेटरी सिस्टम विदेशी फर्म्स के सामने कमजोर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का शेयर बाजार अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है, लेकिन आज भी हमारे पास एल्गोरिदम ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पर सख्त और पारदर्शी गाइडलाइंस नहीं है। NSE और BSE दोनों ही बार बार ये कह चुके हैं कि हम सिस्टम को सिक्योर बना रहे हैं, लेकिन जेन स्ट्रीट जैसे केस सवाल खड़े करते हैं कि क्या हमारी पॉलिसीज काफी है? शायद नहीं। भारत की फाइनेंशियल पॉलिसी को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। हमारे मार्केट रेगुलेटर को और सख्ती से काम करना होगा। जो लूप होल्स हैं उन्हें समझकर दूर भी करना होगा, ताकि इसका फायदा कोई विदेशी कंपनी दोबारा ना उठा पाए। इनसाइड आउट के आज के एपिसोड में हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ, जिसकी तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे उस खबर का पूरा इनसाइड आउट। नमस्कार।